नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम, जहां हम सीधे आप किसानों से जुड़ते हैं एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। हमारी कोशिश ये होती है कि कृषि संबंधी तमाम अलग अलग विषय हम इस कार्यक्रम में लेकर आएँ, ताकि हमारे किसान उनसे जुड़े हुए सवाल पूछें और अपनी आशंकाओं के जवाब उन्हें सीधा लाइव मिल सके। हमारी यही कोशिश होती है कि किसानों तक सभी जानकारियाँ सही समय पर पहुँचें, इसीलिए ऐसे विषय हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो कैसे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको टोल फ्री नंबर देते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर आज के विषय पर। आज का विषय है मृदा स्वास्थ्य एवं जैविक खेती। साथ ही हमारा दूसरा विषय है प्याज व लहसुन की देखभाल। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। प्याज की बात करें तो प्याज का ये समय चल रहा है, लहसुन में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना भी जरूरी है, और साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता क्या है, क्यों हमारे किसान इसे अपनाए, कैसे उन्हें जैविक खेती में इससे लाभ हो सकता है। तो चलिए, इसके लिए हम आपको देते हैं अपने 2 टोल फ्री नंबर, जिससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, सीधा हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर हमारे किसानों का कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस आपको फोन उठाना है, ये नंबर लगाना है और हमसे बात करनी है, अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। हमारे विशेषज्ञों से आप बात कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमें संपर्क करेंगे, क्योंकि आपके सवाल हमारे देश के बहुत सारे किसानों के ही सवाल होते हैं, और अगर आपके एक सवाल का जवाब मिल जाता है तो साथ ही बहुत सारे किसानों को उनके सवालों का जवाब मिलता है, उन्हें लाभ पहुँचता है। साथ ही आपसे हम यहाँ पर निवेदन भी करना चाहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दें, नेटवर्क क्षेत्र में जाएं, वहाँ से फ़ोन करें, ताकि आपका सवाल हम ठीक से समझ सकें और ठीक से उसका जवाब आप तक पहुँच सके। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 2 हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना द्विवेदी, आप सलाहकार हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वंदना आपका कार्यक्रम में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, आप निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। डॉक्टर वंदना हमें जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगी, और डॉक्टर गुप्ता हमें बताएंगे कि किस तरीके से इस मौसम में प्याज और लहसुन की खेती की जा सकती है, प्याज के लिए कौन कौन सी विशेष बातें हैं, और लहसुन की फसल आपको अच्छी मिले इसके लिए इस स्टेज पर कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर वंदना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात कर रहे हैं, अब इसको काफ़ी समय हो गया है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसका लाभ हमारे किसान तक पहुँच रहा है, और किसान कितना इससे जुड़ पा रहे हैं, और आगे जो किसान अभी तक इसको नहीं समझ पाए उनके लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, ये आप जैसा आपने कहा कि ये योजना चले हुए कई वर्ष हो गए हैं, और हम 2 चक्रों में किसानों को 2 बार सॉइल हेल्थ कार्ड दे चुके हैं, जिसमें किसान इसका लाभ भी बहुत उठा रहे हैं, और जो नहीं, जिनको अभी भी जानकारी नहीं है, उनके लिए भी हमने कुछ योजना चला रखी है कि प्रक्षेत्र प्रदर्शन करा के उनको उस कार्ड के ज़रिए समझाते हैं वहाँ पर खेत में खड़े होकर कि ये हमारी सॉइल टेस्टिंग की, इस खेत की ये रिपोर्ट है, और इसके आधार पर देखो फसल कैसी है। तो एक तरह का मेला लगा के किसानों को समझाया जाता है, और इस तरह के विस्तार से कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी बात ये है कि किसान, ये एक ऐसा फोरम है आपका हेलो किसान, जिसमें कि किसान भाई अपनी इस दोनों विषयों से संबंधित जो भी जिज्ञासा है उसको पूछ सकते हैं। ये हम दोनों आमने सामने एक तरह से है। तो मेरा सभी सुनने वाले दर्शकों से यही आग्रह हुआ कि अब यदि आप योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सही अच्छे सवाल पूछिए, जिससे आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी। जी बिल्कुल, डॉक्टर वंदना ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मंच है, ये आप किसानों का है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसानों की भागीदारी हो, और तभी हम सही जानकारी आप तक पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके सवालों को जान पाएंगे। तो हमारी उम्मीद यही है कि आगे बहुत सारे किसान हमें कॉल करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जान मिट्टी होती है, लेकिन खेतों से सोना उपजाने के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की फसल लगाने से पहले अगर मिट्टी की जांच करवाकर खेती की जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं।
मिट्टी की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए जैविक खेती करना फायदेमंद है। जैविक खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग या बायो फार्मिंग भी कहा जाता है। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशियों के बजाय जैविक खाद, केंचुआ खाद, हरी खाद, जीवाणुओं के टीके, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन और मिश्रित खेती के उपयोग पर जोर दिया जाता है। जैविक खेती करने से न सिर्फ भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही जैविक खेती करने से भूमि की जलधारण क्षमता भी बढ़ती है और भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। इसके अलावा कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को अधिक लाभ भी मिलता है। जैविक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही सिंचाई अंतराल में भी वृद्धि होती है। इनके साथ ही जैविक खेती करने से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो भी हमने आपको बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के क्या लाभ हैं, कैसे मिट्टी की जो पोषक तत्व है उनमें वृद्धि होती है, एक तरीके से कहें उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है, और अगर मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो उसका सकारात्मक असर आपकी फसल पर देखने को मिलेगा, और कैसे हमारे किसान इससे लगातार लाभान्वित हो रहे हैं, अब किस स्थिति में है हम अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के दिशा में बढ़ने की हम बात करें। इन सभी बिंदुओं पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर वंदना हमारे साथ लगातार बनी हुई है कार्यक्रम में। आज का जो दूसरा विषय है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं प्याज और लहसुन की, तो डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ है। डॉक्टर पीके गुप्ता, आप क्या बताना चाहेंगे लहसुन और प्याज के बारे में, क्योंकि प्याज के लिए तो ये उपयुक्त समय चल रहा है, हमारे किसान जो प्याज की बुआई करना चाहते हैं, फसल लेना चाहते हैं। साथ ही लहसुन के बारे में क्या आप बताएंगे, किस तरीके से अभी आगे अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है? आपके मंच के माध्यम से हम किसानों को ये बताना चाहेंगे कि जो उत्तरी भारत है यहाँ पे लगभग काफ़ी देर से लोग प्याज लगाते हैं रबी फसल की, और रबी फसल का लगाने का बहुत उचित टाइम है। लोग लगा भी काफ़ी कर रहे हैं कि लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, कितना कितना खाद देना है, और उनमें जो खरपतवार आता है उसको नियंत्रण करने के लिए उन्हें क्या क्या तकनीकी अपनानी वो हम बताने का प्रयास करेंगे। लहसुन की फसल खेत में खड़ी है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी में भी काफ़ी होता है खड़ी है, तो उनमें क्या क्या दवा देना अगर कोई बीमारी आती है तो, क्योंकि अभी शीतलहरी चलने वाली है, तो ये हम बताने का प्रयास करेंगे। और इससे संबंधित जो भी किसान भाई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जिनके प्रश्न हो, जिज्ञासा हो जानने की, तो आपके मंच से उनको पूछ सकते हैं और आराम से डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्ट करके उनको बता सकते हैं। जी बिल्कुल जी। तो जैसा कि अभी डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि सीधे हम किसानों से बात करेंगे, तो हम एक बार फिर से कहेंगे कि आप हमें फ़ोन करें। नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी तरह अगर आप प्याज और लहसुन की फसल ले रहे हैं तो, या फिर आगे योजना बना रहे हैं, तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। पूरा कार्यक्रम देखिए। आगे बढ़े उससे पहले आइए देखते हैं प्याज और लहसुन पर हमारी रिपोर्ट। प्याज और लहसुन भारत में उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं। इस समय खेतों में प्याज और लहसुन की फसलें लगी हुई हैं, लेकिन अच्छी फसल के लिए फसलों में समसामयिक कार्य करके फसलों की देखभाल बहुत जरूरी है। लहसुन की फसल में आवश्यकता अनुसार समय पर सिंचाई और गुड़ाई करते रहें। पहली सिंचाई बिजाई के 17 दिनों बाद करें। लहसुन में नाइट्रोजन की दूसरी टॉप ड्रेसिंग के लिए बुआई के 50 से 60 दिनों बाद 74 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। वहीं जिस खेत में प्याज की रोपाई करना चाहते हैं, उसे 2 से 3 बार जुताई करके पाटा चलाकर समतल कर लें। अगर मिट्टी की जांच उपलब्ध न हो तो रोपाई से 15 से 20 दिनों पहले 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। किसान रोपाई के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटाश मिट्टी में मिलाएं। तैयार खेत में लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 गुना 10 सेंटीमीटर रखते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपाई कर दें। रोपाई के समय खेत में नमी बनाए रखें।
मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए, नहीं तो जरूरत होने पर हल्की सिंचाई करें। आवश्यकता अनुसार दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए। प्याज और लहसुन में कई तरह के रोग लगने की भी आशंका रहती है। प्याज और लहसुन में बैंगनी धब्बा रोग, झुलसा रोग और मृदु रोमिल आसिता आदि रोग लग जाते हैं। फसल में रोगों का अधिक प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। तो अभी आपने देखी विस्तृत रिपोर्ट जिसमें हमने प्याज और लहसुन के बारे में बताया कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है और कौन कौन सी विशेष बातें हैं ताकि अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो। काफ़ी सारी बातें हमने रिपोर्ट के माध्यम से बताई, लेकिन अब इंतज़ार है हमें आपके सवालों का। चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपके कॉल्स भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर से आपको विषय बता दें। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जैविक खेती के बारे में और साथ ही लहसुन और प्याज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वंदना, अब हम जानना चाहेंगे क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का, अब इस स्टेज पर हम कहाँ पहुँचे और कहाँ तक कामयाब हुए हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर? देखिए, हमारे देश में लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं जी। तो हमने जो 2 फेज़ पूरी कर दी हैं और उसमें हमने लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा 2 चक्रों में सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिए हैं किसानों को। तो किसान काफ़ी इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी जी। उन्हें अभी ज़्यादातर किसानों को पता है कि उनके खेत की मिट्टी की कैसी स्थिति है, कैसा स्वास्थ्य है, उन्हें क्या करना है। क्योंकि हम इस सॉइल हेल्थ कार्ड में एक तो ये बताते हैं कि उनके जो 12 पैरामीटर्स हैं, NPK, कार्बन, नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इनमें क्या स्थिति है, कैसे कम है, क्या ज़्यादा है, क्या ठीक स्थिति में है, तो किसानों को ये पता चल जाता है। साथ ही हम उसमें ये भी बताते हैं कि 6 फसलें जो खरीफ और रबी जायद की लेकर कि आप कौन कौन सी फसल में, इन 6 फसलों में किस तरह से आप खाद उर्वरक का प्रबंधन करें, ये हम उसमें सलाह देते हैं। तो किसानों को जागरूकता है, लेकिन अभी भी बहुत से किसान जिन्होंने नहीं अगर इसका इस्तेमाल कर पाए हैं या ज़्यादा जागरूकता नहीं है, तो उनके लिए भी हमने राज्य सरकारों से पूछ के कि हम प्रक्षेत्र प्रदर्शन करा रहे हैं और जब क्रॉप आ जाती है सॉइल हेल्थ कार्ड के बेस पे उसमें फर्टिलाइजेशन करते हैं और जब फसल अच्छी फ्लावरिंग स्टेज में आ जाती है तो उसमें हम एक मेला सा बुला के आसपास के किसानों को दिखाते हैं कि आप देखिए कि इस खेत में की मिट्टी का ये स्तर था, हमने ये फर्टिलाइजर इसमें डाले हैं और फसल इस तरह से है आपके सामने। जी जी, यानी उन्हें एक तरीके से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जी हाँ, सीइंग इज बिलीविंग फॉर फार्मर्स, तो वो देख के ही समझते हैं, इसलिए ऐसा वो रखा हुआ है। दूसरी एक बात और है कि अभी हमारे पास कई तरह की जो सॉइल टेस्टिंग किट्स भी हैं, तो गांव के लेवल पर वो चाहे अगर पंचायत चाहे तो वो ले सकते हैं, उसकी भी एक योजना चल रही है और वो उसमें जो सब्सिडी भी देते हैं सरकार। जो आपने मिनी किट के बारे में बताया उसके बारे में आगे थोड़ा सा और विस्तार से आपसे जानूंगी कि कैसे हमारे युवा एक रोजगार के साधन के तौर पर इसे ले सकते हैं और क्यों ये और भी ज़्यादा आसान है, और साथ ही जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिन किसानों ने नहीं बनवाया या फिर किसी वजह से उनके सॉइल टेस्टिंग नहीं हो पाई है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। थोड़ा और आगे हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुप्ता मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि प्याज की फसल का ये उपयुक्त समय है और साथ ही लहसुन के बारे में भी हमने कुछ बातें बताई, तो हमारे किसानों को आप अगर प्याज के बारे में बताएं तो इस वक्त जो उपयुक्त समय चल रहा है, इस वक्त कौन सी खास बातें हैं या फिर प्रजाति हैं, किस्में हैं जिसका हमारे किसानों को चुनाव करना चाहिए? जी, आज हम आपके मंच के माध्यम से किसानों को बताना चाहेंगे कि जो उन्होंने वैरायटी अपने पौध लगा रखी है जिसको नर्सरी बोलते हैं, उन्होंने इस समय ट्रांसप्लांटिंग काफ़ी कर लिए होंगे और ट्रांसप्लांटिंग कर भी रहे होंगे। तो ट्रांसप्लांटिंग करते समय उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नर्सरी से पौधे निकाल रहे हैं उसकी जड़ें न टूटें और निकालने के बाद उसको नर्सरी का जिसको बोलते हैं पौध उपचार करके मुख्य खेत में लगावें। तो पौध उपचार करने के लिए अगर ट्राइकोडर्मा ब्रीडी के यूज करते हैं 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल लें और उसके जो पौध निकाला उसको 2 से 3 मिनट तक डुबोएं। डुबोने के बाद अगर उसको मुख्य खेत में लगाते हैं तो जो बीज के द्वारा और जो नर्सरी के मिट्टी के द्वारा जो बीमारी फैलने वाली होती है जड़ को, वो वहाँ पे रुक जाएगा। अगर आप रासायनिक तरीके से जाना चाहते हैं तो जो कार्बेंडाजिम होता है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में ले करके घोल बना लें और उसको उसी विधि से करें जैसे ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का किया था आपने, उसको उपचार करके करेंगे तो जो
रोग फैलने की बीमारी है वो नहीं फैलेगा। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पौधों में 3 प्रकार से रोग फैलते हैं। एक तो बीज के द्वारा फैलते हैं, एक मिट्टी के द्वारा फैलते हैं और तीसरा हवा के द्वारा फैलते हैं। तो जो बीज के द्वारा और मिट्टी के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं, मतलब नर्सरी वाले मिट्टी से आपके मुख्य फसल में नहीं जाएंगे तो यहाँ पर उनको रोक सकते हैं। दूसरा ये कि जब लगाने जा रहे हैं तो पौध जैसे ही लगाने के बाद उनको पानी देना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं देंगे तो वो आपके पौधे काफ़ी मोर्टेलिटी आ जाती है, काफ़ी सूख जाते हैं। और अगर आपका पौधा किसी कारण से अगर मोर देन 60 डेज का हो गया, 60 दिन का, तो उसके ऊपर की पत्तियां कट कर देते हैं तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट मतलब पौधे का अस्थायीपन उसमें बढ़ जाता है। तीसरा चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जब वो लगाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा सल्फर भी देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए 80 किलोग्राम पोटास, 120 किलोग्राम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए। और सल्फर भी इसमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए। तो सल्फर, पोटास और फास्फोरस, जिसको स्फूर भी बोलते हैं, इसकी पूरी मात्रा हमको पौध लगाने के पहले डालना चाहिए। और जो नाइट्रोजन की मात्रा, आधी मात्रा हमको पौध लगाते समय डालनी चाहिए। और ध्यान रखें जब पौध लगाते हैं तो उसकी जड़ें 1 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और जो आपका नाइट्रोजन आपके पास जो 50% बच जाता है उसका 25% 30 दिन पे, और जो 25% और जो बचा हुआ है उसको 45 से 50 दिन पर डालते हैं। तो ये तो हो गया पोषक तत्वों की पूर्ति। दूसरा चीज़ ये होता है कि उसमें खरपतवार की भी प्रॉब्लम आती है आजकल। तो खरपतवार को रोकने के लिए पेंडामेटालिन है, उसको आप अभी मतलब जब आपने पौध लगाया उसके बाद डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको एक हैंड वीडिंग भी करना पड़ेगा जो कि 30 से 40 दिन के बीच में कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्रबंधन। आप शुरू में जो नर्सरी से पौध मुख्य फसल में लगा रहे हैं कैसे कर सकते हैं। आप थोड़ा सा लहसुन का भी बात कर लें हम लोग। जी बिल्कुल, क्योंकि लहसुन का पौधा लोगों ने अक्टूबर मंथ में लगा रखा है। और लहसुन की जो प्रजातियां हैं काफ़ी फेमस है। यमुना सफ़ेद 3, 4, 5, 6, 7, 10। यमुना पर्पल भी एक वैरायटी अभी रिलीज हुई है, उसको भी डाल सकते हैं आप लोग। तो इस समय पौधे लगभग जो हैं लगभग 100 दिन के हो गए हैं। तो किसी प्रकार की जो पोषक तत्व है देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस समय कभी कभी कहीं बारिश हो गई है तो पानी हमें निकाल देना चाहिए। जी, यानी जल निकासी की व्यवस्था उन्हें पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं बारिश हुई और आगे किस तरह का बारिश को लेकर पूर्वानुमान है, इस पर हमारे किसान नज़र रखें। जिन किसानों के पास लहसुन की फसल है वो इस बात पर ज़रूर गौर करें, यानी मौसम की नब्ज़ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि बारिश हो तो उन्हें अपनी फसलों में जो तैयारियाँ हैं पहले से ही करने का वक्त मिल जाए। इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इन दोनों विषयों पर चर्चा हम करते रहेंगे, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जैविक खेती, और साथ ही प्याज और लहसुन की खेती के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें मृदा स्वास्थ्य और साथ ही जैविक खेती पर। इसके अलावा हम लहसुन और प्याज की खेती पर भी आपको जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने ब्रेक से पहले जानी, लेकिन अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर अब हम नज़र डालेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अशोक कुमार है जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। अशोक जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए सवाल क्या है आपका?
सवाल ये मेरा कि मेरे लहसुन के 4 से 55 दिन हो गए और 1 महीना ऊपर हो गए हैं, तो क्या देना चाहिए जिससे जल्दी? प्याज की फसल में, प्याज के बारे में बात कर रहे हैं आप, लहसुन पर? प्याज और लहसुन दोनों के बारे में बता रहे हैं? लहसुन में अच्छा 55 दिन बता रहे हैं लहसुन में हो गए, तो इस वक्त मतलब कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखें? अशोक जी 70 से 55 दिन, चलिए 55 से 60 दिन आपका लहसुन का फसल हो गया है। इसका मतलब लहसुन आपने काफ़ी लेट में लगाया है, नवंबर के फर्स्ट वीक में लगाया होगा, तो उस हाँ तो उसमें आपने जो नाइट्रोजन की मात्रा डालनी है शायद आपने डाल दी होगी। जी इस समय आपका फसल कैसा चल रहा है? अशोक जी आपकी फसल का स्वास्थ्य कैसा है, मतलब फसल आपकी अच्छी है? क्या लग रहा है आपको भी देखकर? कोई समस्या तो नहीं है अभी लहसुन में? चलिए अशोक जी आपको बताना चाहूंगा कि आपने शायद नाइट्रोजन अगर आपने नहीं डाला होगा यूरिया के माध्यम से, तो जो नाइट्रोजन आपने बचा रखी है उसको डाल दीजिए। और पत्तियां पीली पड़ रही है उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि पौध लगाते समय या लहसुन लगाते समय आपने सल्फर की मात्रा ना दी हो, या पौध लगाने के पहले मृदा परीक्षण नहीं कराया हो, जिस कारण पता चल जाएगा कि सल्फर की कमी है या नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इस समय बारिश भी काफ़ी हुई है, अगर बारिश का पानी लग गया तो उस कारण से भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तीसरा कारण ये है कि पत्तियां पीली होने का नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से भी हो सकता है। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि इस समय अगर नाइट्रोजन की मात्रा जो अंतिम मात्रा है 25%, उसको आप उसमें टॉप ड्रेसिंग करके डाल दीजिए। अगर आपने नाइट्रोजन डाल रखा होगा पहले से, तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के घुलनशील तत्व आता है मार्केट में जिसको बोलते हैं सोलुबल एनपीके, तो उसकी 5 ग्राम मात्रा लेकर प्रति लीटर पानी में घोल के आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। और इससे में थोड़ा सा मौसम नम है तो स्प्रे करते समय थोड़ा सा उसमें कुछ दवा मिला लें या सर्फ मिला लें ताकि पत्तियों के ऊपर चिपक जाए, क्योंकि लहसुन और प्याज ऐसा होता है कि पत्तियां पन्नी रुकती नहीं है उसके ऊपर। ये हो गया। अगर आपने सल्फर डाल दिया हो तो ठीक है, नहीं तो सल्फर आप ले लीजिए, मार्केट में लिक्विड सल्फर आता है, 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में पानी लगा हुआ है तो पानी का निकासी का प्रबंध करें, चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह से करेंगे तो आपका लहसुन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आगे आसपास के पड़ोस के लोग आपके आके लहसुन देखेंगे। जी बिल्कुल। और हमारी कोशिश भी ये होती है कि जैसा कि हमारे दर्शक थे अशोक जी, इनके कुछ सवाल थे, तो ऐसे सवाल हम अपने दर्शकों के यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करें। और बहुत सारे और भी किसान इन्हीं जवाबों को सुनते हैं, तो एक साथ बहुत सारे किसानों को जानकारी मिलती है। मकसद भी यही है कि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। कई बार छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में हमारे किसानों को बड़ा नुकसान हो जाता है, ऐसा ना हो, इसीलिए हम आपकी भागीदारी की अपेक्षा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर कॉल करेंगे। एक कॉलर है इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए क्या सवाल है? मैडम ये सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए मतलब ये क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर इन्हें कार्ड बनवाना है तो क्या क्या? देखिए, अगर आपने सॉइल हेल्थ कार्ड अभी आपको नहीं मिला है तो आप अपने जो कृषि अधिकारी हैं आपके क्षेत्र में आसपास, उनके पास जाके अपना खसरा नंबर वगैरह बना के दोबारा निकलवा सकते हैं उस कार्ड को। और यदि आप फिर से बनवाना चाहते हैं, नया सैंपल ले जाते हैं, मिट्टी का नमूना ले जाइए अपने खेत से, 4 कोनों से नमूना निकाल के उसे आपको मिलाइए आराम से, उसे जैसे फिर 4 भागों में बांट दीजिए, फिर एक बार अच्छे से मिलाइए और फिर 4 भागों में करके इस तरह से 200 ग्राम मिट्टी का नमूना लेके आप किसी भी प्रयोगशाला से इसकी जांच करा सकते हैं। तो ये आप अब निर्धारित करिए कि आपको नया सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना है या जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड आप तक नहीं पहुंचा है वही प्राप्त करना है। दूसरी बात यह है कि सॉइल हेल्थ कार्ड, आप सब जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों बनाया गया, क्यों चलाया गया, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो। मिट्टी के स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आ गई, इस वजह से हमें ये भारत सरकार को ये कार्ड वाली योजना चलानी पड़ी और काफ़ी विस्तार से, बहुत अच्छी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, बहुत अच्छी चली भी ये योजना। और हर देश का एक एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में अच्छे से जानता है जी। तो यदि आप लोगों ने देखा हो सॉइल हेल्थ कार्ड, तो उसमें ये बताया गया है कि आप जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, NPK, यूरिया वगैरह,
इसके साथ में उसमें बायो फर्टिलाइजर भी डालें और मैन्योर भी डालें, क्योंकि आपने अभी एक क्लिप देखा था इसमें कि जैविक खेती के पानी की उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है, उसमें धारण करने की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और खरपतवार उसमें कम लगते हैं, वो फसल बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं जब आप केमिकल फार्मिंग भी करें, कन्वेंशनल फार्मिंग भी करें, तब भी आप उसे बायो फर्टिलाइज़र मैन्योर ज़रूर लगाएं उसमें, जिससे कि जो भी आप फर्टिलाइज़र डालें एक तो वो कम लागत हो जाएगी, कम डालनी पड़ेगी, और दूसरे उसमें किसान को जो लागत आती है खेती करने की वो भी कम हो जाएगी और मिट्टी बहुत उर्वरक हो जाएगी, फसल बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती एक दूसरे के पूरक मान लीजिए। बिल्कुल, और जैसा कि हम कह भी रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने कहा कि जैविक खेती जो है वो आज के समय की मांग है, क्योंकि मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो लगातार प्रभावित हो रही थी रसायनों के इस्तेमाल से। पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, इसीलिए लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि हमारे किसान जैविक खेती से जुड़े। इस बीच एक कॉलर आ रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो 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 मैम जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। विठल जी हमारे साथ हैं। लहसुन का पान गुने वाले, फिर से अपना सवाल बताएं। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। अपना सवाल बताइए। लहसुन का पान गुना रहा है। लहसुन का पान, लहसुन में लहसुन का पान गुना रहा है मैडम, किसी कंपनी से गुना रहा है। आप लहसुन का पान गोल हो रहा है। नहीं, देखिए विठल जी, आपका जो क्वेश्चन है क्लियर नहीं हो पा रहा है। लहसुन की गांठ में कोई समस्या आ रही है विठल जी, क्या बताना, एक बार फिर से बताइए। सर वो मैडम पान, लहसुन का पान होता है ना, वो गोल हो रहा है। अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हैं कि लहसुन का जो गांठ होता है, गांठ निकल पान का प्रॉब्लम है मैडम, वो गोल हो गया, एकदम नीचे ढोका हो रहा है। देखिए, जो पान है, पान आपका लोकल लैंग्वेज होगा, हम जो समझ रहे हैं पान का मतलब जो लहसुन में गांठें बनती हैं, आप उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, जो कि सफेद सफेद पत्ते के नीचे जो मिट्टी के पास में बनता है, यही बात है विठल जी? ठीक है, तो उसमें क्या परेशानी आ रही है आपकी? बन नहीं रही ठीक से। देखिए, आपका क्रॉप कितने दिन का हो गया फसल? नहीं सर, वो पान नहीं था, गोल हो गया, नीचे जमीन पर क्रॉप अभी 2 महीने का है सर, 2 महीने का। 2 महीने का है ना? उसमें 2 महीने का, उसमें जो आपको नाइट्रोजन फास्फोरस जो डालना था आपने डाल दिया? नीचे देखिए विठल साहब, जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा, और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था अपने दर्शकों से, किसानों से हमने ये अनुरोध किया था कि आप जब भी फोन करें, टेलीविजन की आवाज आप धीमी कर दें, बंद कर दें, कुछ देर के लिए अपना सवाल पूरा करें, और हम जवाब सुनने के लिए आपको समय देते हैं, फिर आप वापस से आवाज कर सकते हैं। देखिए, हम आपके सवाल को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, और यही समस्या दूसरे किसानों के साथ भी आती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब गुप्ता साहब क्या बताना चाहेंगे? क्या आपसे बताना चाहूंगा कि जो आप बता रहे हैं कि 60 दिन पे लहसुन में गांठें नहीं बनती हैं, उसमें जो लहसुन में जो गांठें बनती हैं वो 90 दिन और 100 दिन के होने के बाद बनती है। इससे में उनका ग्रोइंग स्टेज होता है, वह धीरे धीरे ग्रो करते हैं। बस ये कि उसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास देना आपने दे दिया हो, या अगर आप देखते हो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही, बिल्कुल बढ़ नहीं रहा, तो आप उसका एक जड़ निकाल के देखें। अगर जड़ में गांठें बन रही हैं, जैसे आपके दलहनी फसल में गांठें बनती हैं, अगर उसमें गांठें बन रही हैं तो समझ लीजिए उसमें निमेटोड का प्रॉब्लम है, सूत्रकृमि। ठीक है, सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सूत्रकृमि को दूर करने के लिए आप क्लोरोपाइरिफॉस ले लीजिए, क्योंकि अभी आपकी क्रॉप खड़ी है, चल रहा है। तो क्लोरोफॉस का जो आप पानी की सिंचाई करते हैं, पानी से जो खेत की सिंचाई करते हैं, उसको जहाँ पे नाली जाती है, नाली में उसको खोल दीजिए और बूंद बूंद जाने दीजिए, तो उस तरह से काफी हद तक कंट्रोल करने में सक्सेस होंगे। लेकिन सूत्रकृमि को इस समय कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर सूत्रकृमि है तो। दूसरा चीज, अगर आपकी गांठें सही तरीके से नहीं बन पा रही है, जो हम समझ रहे हैं इसलिए उसका आंसर दे रहे हैं। अगर गांठें, तो इस समय बनने का कोई मतलब नहीं 60 दिन पे, वो गांठें लगभग 75-80 दिन के बाद बनना शुरू करती है। विठल जी बता सकते हैं कौन सी प्रजाति आपने लगाई है?
विठल जी, कहाँ आप से हमारे लिया साथ है? फोन लाइन पर बने हुए हैं क्या अभी? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट चुका है उनसे। जी। लेकिन कई बार ये समस्या, व्यवहारिक समस्या आ जाती है कि जो जी। किसान होते हैं अपने क्षेत्र की जो चलन में जो बोली है, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जी, वो जी, जी। कई बार समझ नहीं आते हैं, लेकिन हमारे तो मैडम वैज्ञानिक- इस बात को मैं कंटिन्यू करता जी, हूँ और किसान सुन रहे होंगे। तो अगर आपने प्रजाति अच्छी ली है और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लिया है, चाहे आपने विदर्भा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लिया हो, चाहे रावरी से लिया हो, चाहे जहाँ से भी लिया हो, अगर अच्छी प्रजाति है तो आपको प्रजाति के कैरेक्टर के हिसाब से मिलेगा। कभी कभी क्या है, 2-3 वैरायटी खरीफ की है, अगर इससे में लगाएंगे तो लगभग 75 दिन में तैयार हो जाती है। अगर वह वैरायटी आपने लगाया होगा रबी में तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम नहीं बता सकते हैं क्या करके, लेकिन रबी में रबी सीजन के क्रॉप लगाइए, खरीफ में खरीफ के लगाइए। जी जी, ठीक है। नमस्कार। एक धन्यवाद। कॉलर और है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका? संतोष पाटीदार जी हैं, रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ। जी संतोष जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा मैडम, संतोष मैंने अभी दवाई जी, का स्प्रे किया था लहसुन में। संतोष जी, हम आपसे आगे बात करें, मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि पहले आप टेलीविजन की आवाज़ कम कर दें, बंद कर दें कुछ देर के लिए। सवाल आप अपना करिए, उसके बाद जवाब के लिए आप फिर से आवाज़ कर सकते हैं। जी मैडम मेरा सवाल था कि मैंने अभी दवाई का स्प्रे किया था लहसुन में, 2 महीने की लहसुन है मेरी। जी। तो उसमें दवाई के स्प्रे के बाद एकदम से उसके पत्तियों की जो टिप है वो एकदम पीले पड़ने लग गई, मतलब जी, आप बता सकते हैं कि आपके खेत में क्या प्रॉब्लम थी और कौन सी दवा स्प्रे किया है? संतोष जी। संतोष जी, क्या समस्या थी और कौन सी दवा का आपने छिड़काव किया था? किस दवा? मैंने एक तो फोलिक्योर और M45 का स्प्रे किया था, उसके साथ में पोलिस दवा थी और 05234 का स्प्रे किया था मैंने। ठीक है, लेकिन समस्या क्या थी खेत में? किस समस्या के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया था? वो थ्रिप्स और ऐसे फंगस के लिए। थ्रिप्स और फंगस के लिए। देखिए, फंगस के लिए तो जो दवा बता रहे हैं ठीक है, लेकिन थ्रिप्स के लिए इसमें दवा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी आपने दवा डाला है उसकी मात्रा अधिक हो जाने से पत्तियां ऊपर टिप्स की पीली पड़ रही होंगी, और कोई कारण नहीं है कि दवा के डालने से ऐसा हो सकता है। अधिक मात्रा डाला होगा इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके यहाँ बारिश हुआ है कि नहीं हुआ अभी इस बार? संतोष जी, बारिश हुआ कि नहीं आपके यहाँ इस बार? संतोष जी, अभी हाल फिलहाल में बारिश हुई है? बारिश हल्की, मतलब ये बूंदाबांदी थी थोड़ी बहुत। तो बूंदाबांदी के पहले आपने दवा स्प्रे किया था या बाद में? हेलो संतोष जी, ये बताइए कि बारिश से पहले आपने दवा का इस्तेमाल किया था या उसके बाद में? बारिश से पहले किया था। पहले किया था। अब बारिश हो गई तो दवा का जो असर था, जो दवा था धुल गया होगा। अब धीरे धीरे आपका क्रॉप सही हो जाएगा। लेकिन एक बताना चाहूँगा आपको, आपने काफ़ी कुछ अच्छा दवा दिया, अच्छी कंपनी का। जब भी दवा लेते हैं अच्छे दुकान से लीजिए और वहाँ से बिल लीजिए और अच्छे कंपनी का दवा डालने का प्रयास कीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप उसमें क्या कीजिए, NPK सोल्यूबल फर्टिलाइजर आता है आपके पास में, तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप उसको स्प्रे कर दीजिए लगभग 4-5 दिन के बाद, अभी नहीं, तो आपका क्रॉप सही हो जाएगा। आपने कोई वीडिसाइड तो नहीं डाला खरपतवारनाशी? वो तो पहले डाला था मैंने। नहीं, दवा स्प्रे करने के पहले डाल दिया था? वो तो 1 महीने की फसल थी तभी डाल दिया था मैंने। तो अब तो कुछ आपने केवल दवा डाला जिस कारण से पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं ऊपर वाली। हाँ। तो आप NPK का घोल डाल दीजिए आप 3-4 दिन के बाद में, तो आपका क्रॉप बिल्कुल सही हो जाएगा। परेशानी की कोई बात नहीं। और कौन सी प्रजाति लगाई थी आपने, वैरायटी? प्रजाति तो सर हमारे लोकल देसी प्रजाति है हमारे को। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में क्या नाम था, लहसुन काफ़ी अच्छी होता है। उन्नत प्रजाति लगाएंगे अच्छी जगह से लेके, तो आपका क्योंकि खर्च उतना ही होता है, मेहनत भी उतना होता है और समय भी उतना लगता है। उत्पादन आपको अच्छा हो सकता है, एक्सपोर्ट भी मार्केट हो सकता है। इसमें एक्सपोर्ट के काफ़ी पोटेंशियल है मध्य प्रदेश से गार्लिक का। तो आप इसका ध्यान रखेंगे तो मुझे पता लगता है काफ़ी प्रगतिशील किसान है, बहुत अच्छा खेती करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही आपकी आय में आय बढ़ेगी आपकी और आपके परिवार का उत्थान होगा। बिल्कुल संतोष जी, जिस किस्म के बारे में अभी हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर PK गुप्ता ने आपको जानकारी दी है, तो आगे आप इसका ध्यान रखें। और जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बताई अपनी फसल के बारे में, तो इससे पता चलता है कि आप जागरूक किसान हैं और आपने इस मंच का भी इस्तेमाल किया अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत सारे किसान जो हमें सुन रहे हैं अभी, वो भी हमें कॉल करेंगे। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ है हेलो किसान में छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा
चर्चा जारी रहेगी। जाते जाते एक बार फिर से आज के विषय आपको बता दें, आज हम बात करें मृदा स्वास्थ्य पर और साथ ही जैविक खेती पर और इसके अलावा लहसुन और प्याज की खेती। कहीं मत जाएगा, छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत हेलो किसान में। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर से आपको बता दें आज के विषय के बारे में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य पर और साथ ही जैविक खेती के बारे में। इसके अलावा जिन किसानों ने लहसुन और प्याज की खेती की है उनके लिए भी आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लहसुन और प्याज पर भी आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमें फ़ोन नहीं किया है, संकोच कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी संकोच ना करें। टोल फ्री नंबर है जिन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप हमें फ़ोन करें और दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल या आशंका हैं वो आप हम तक पहुंचाएं। अब डॉक्टर बंदा, मैं आपसे समझना चाहूँगी मृदा स्वास्थ्य के बारे में, और जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। तो जो किसान हमारे जैविक खेती के बारे में भी सोच रहे हैं उनके मन में कई तरह की आशंकाएं भी रहती है। पहले तो ये जो एक बात रहती है कि अगर जैविक खेती करेंगे तो नुकसान होगा, उपज कम प्राप्त होगी, 3-4 साल लग जाएंगे तब जाकर आपका उत्पाद जो है वो पूरी तरह से जैविक होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हमारे किसान कैसे इस तरफ अपनी कदम उठाएं। देखिए, जैविक आज की आवश्यकता हम कहेंगे कि जैविक खेती है कई कारणों से। एक तो आपने कोविड के टाइम में देखा कि जैविक उत्पादों की बहुत डिमांड बढ़ी है, क्योंकि इससे हमें अपने स्वास्थ्य को रख रखाव में बहुत आसानी हो जाती है और बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। जो हमारे केमिकल फार्मिंग के दुष्परिणाम सामने आते हैं उनसे भी हम बचे रहते हैं। और दूसरी बात हमने ये कही कि मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती का संबंध इसलिए है क्योंकि हम जब सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहे हैं तो उस समय भी हमने ये बात कही कि आप ऑर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि सिर्फ केमिकल खाने से ही मिट्टी की वो शक्ति नहीं आती है, उसको खाद और उर्वरक भी चाहिए साथ में, और केमिकल फर्टिलाइजर भी। तो लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक करते हैं तो हम आजकल ये पारंपरिक नाम जरूर इसका परंपरागत कृषि विकास लेकिन ये पुरानी पद्धति के हिसाब से नहीं कर रहे कि बीज डाल दिया और केमिकल नहीं डाला, उसका रखरखाव नहीं किया। अब हम हर बड़ी वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती करने में किसान को फायदे ही फायदे हैं।
उसके जो मिट्टी का नीचे पानी है, भूमिगत जल है, वो अच्छा है, पर्यावरण अच्छा है, किसानों के परिवार और किसान का स्वास्थ्य अच्छा है। और जब ये सर्टिफाइड हो जाती है तो उसमें बहुत अच्छे दाम भी मिलते हैं। जी, तो इसमें फायदे ही फायदे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर वंदना आपने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जैविक खेती, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि अरे ये तो हमारी विरासत है, ये तो हम तो करते आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज के दौर में जैविक खेती बहुत साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही मैनेज तरीके से किया जा रहा है कि अगर किसी तरह की बीमारियां होती हैं तो ऐसे में कैसे जैविक तरीके से उनसे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, क्या कौन से पोषक तत्व हैं जिनका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करूंगी वंदना जी, लेकिन इस बीच एक कॉलर है, पहले हम उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 सर जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। स्टैंडिंग क्रॉप है ना जी, लहसुन में थ्रिप्स की समस्या है जी। जी दिनेश जी, हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जी हैं, आइए। कौन सी दवा दवा का छिड़काव कैसे करें? थ्रिप्स को रसीद कीट बोलते हैं हम लोग। रसीद इसलिए बोलते हैं कि जो लहसुन आपने लगाया उसका रस चूस लेता है, इसलिए उसको रसीद कीट बोलते हैं। और ये लहसुन प्याज की सबसे बड़ी समस्या है, यही नहीं जितने भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हैं उसके थ्रिप्स की बहुत बड़ी समस्या है। और इसको रोकने के लिए आपके प्रोफेनोफॉस एक दवा आती है जिसको 0.1% घोल पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते समय आप कुछ भी मार्केट से जो स्टिकर के रूप में मिलता है, जस्ट लाइक द सैंडविच है, सॉरी सैंडोविट है, उसको ले सकते हैं, या सर्फ भी आप उसमें मिला सकते हैं ताकि पत्तियों के ऊपर चिपके। और ध्यान आपको ये रखना है कि जब अगली बार आप खेती करें जाए इसका, तो अगर आप गेंदे का फूल आसपास में लगाते हैं तो वह जो थ्रिप्स को अपने तरफ अटैक करता है और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स मेजर प्रॉब्लम है, इंसेक्ट प्रॉब्लम है करके, तो आप इस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपके खेत में थ्रिप्स आ गया, लेकिन थ्रिप्स की इंटेंसिटी कितना वो नुकसान कर रहा है वो सोचने की बात है। अगर आपको लगता है कि उससे काफी नुकसान होगा तब तो दवा स्प्रे कीजिए, तो आपके लिए इकोनॉमिक होगा और अच्छा रहेगा। तो इस तरह से थ्रिप्स का प्रबंधन कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखें, जब थ्रिप्स का आप स्प्रे करें तो उसमें एक फंजिसाइड मिला लें, मैनकोजेब मिला लें, या कोई भी फंजिसाइड मिला लेंगे तो जो एस्ट्रम्फिलियम ब्लाइट आने की संभावना रहती है, पर्पल ब्लॉच, वह भी काफी हद तक कम रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे में काफी अच्छा संबंध रखते हैं। जी जी, तो इस तरह से अपनी खेती अच्छा कर सकते हैं, रसीद कीट से अपने फसल को बचा सकते हैं। जी, एक कॉलर और है, आइए हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। जगदीश सैनी जी, बताइए क्या सवाल है। जी, मैं जगदीश सैनी, ग्राम कांकरे, तहसील खातेवान, जिला देवास से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे प्याज की फसल 15 से 20 दिन की हो चुकी है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दे और कितनी बार नाइट्रोजन की मात्रा दे, ये जानकारी चाहिए। देखिए श्री जगदीश सैनी जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन से लगता है काफी प्रगतिशील किसान आप हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक विधि से जो नाइट्रोजन देने की जो रिकमेंडेशन है वह तो है कि मृदा परीक्षण करवाने के बाद आप नाइट्रोजन अपने खेत में दें। और हम ये मान के चलते हैं कि आपने मृदा परीक्षण करवा रखा होगा। सामान्यतः 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन की जो 50% मात्रा है, जब फसल आप लगा रहे होंगे, जो 15-20 दिन पहले लगाए आपने दे दिया होगा। दूसरा जो नाइट्रोजन देने की जो बात आती है, 25 से 30 दिन का जब आपका फसल होता है, तो जो 50% का बचा हुआ उसमें से 25% की मात्रा आज आप उसको डाल सकते हैं जब फसल आपका 25 से 30 दिन का हो जाता है। तो दूसरी मात्रा जो आपकी है वह 45 से 50 दिन पे दे दें। अधिक से अधिक 60 दिन पे आप नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा दे सकते हैं। 60 दिन के बाद कभी भी नाइट्रोजन का आप क्रॉप ड्रेसिंग ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है, पौधों में बोल्टर आ सकता है, उसका जो बल्ब है वह डबल बल्ब बन सकता है जिसको दुफाल के बल्ब बोलते हैं, तो उसका इकोनॉमिकल आर्थिक पैसा जो होता है काफ़ी कम हो जाता है। तो नाइट्रोजन की ये स्थिति है। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती पर, साथ ही लहसुन और प्याज की खेती। कहीं मत जाएगा, हेलो किसान में अभी भी समय बाकी है। अगर आपने अभी तक हमें फ़ोन नहीं लगाया तो ज़रूर इस ब्रेक के बाद कॉल करें। छोटा सा ब्रेक।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती के बारे में, साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं लहसुन और प्याज के पर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब डॉक्टर वंदना से हम समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वंदना, जैसा कि आपने भी कहा कि हमेशा आजकल जो किसानों के मन में ये बात आ जाती है जैविक खेती को लेकर कि इसमें नया क्या, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, तो इसमें क्या जैविक खेती कौन सी बड़ी बात हो गई है, हमारी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताएं कि क्या अलग है आज के दौर की जैविक खेती में? देखिए, आज के दौर की जो जैविक खेती है जिसे हम परंपरागत खेती कहते हैं या हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की एक श्रृंखला वाली मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन कहते हैं, या हम भारतीय कृषि पद्धति करके BPKP के नाम से चलाते हैं, नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। कई तरह की हैं, हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, पर कुल मिला के इसमें नवीनता ये है, एक तो हम इसको क्लस्टर या समूह के माध्यम से करते हैं जिससे किसान अपने आप को अकेला नहीं महसूस करता है और वो एक सब लोग मिल के एक समूह के रूप में इसमें आगे बढ़ते हैं, अपने सलाह मशवरा करते हैं क्या फसल लेनी, क्या लगाना है, कहाँ से लेना है। तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर स्टेट गवर्नमेंट उन्हें मुहैया कराती है जो उनको खेती करने में सहायता करते हैं। फिर उनका जो प्रोड्यूस होता है उसको हम एक पोर्टल में दर्ज कराते हैं, मतलब उनकी फसल का क्षेत्र वगैरह दर्ज कराते हैं, कौन सी फसल ली, कब ली और किसान का नाम नंबर वगैरह क्या है। तो ये हमारा जैविक खेती पोर्टल है जिससे कि हमें उनके मार्केटिंग करने में सहायता मिलती है। और उससे साथ ही हमारा एक PGS पोर्टल है जिसके माध्यम से हम उसमें किसानों के सारे ब्यौरा उसमें दिया जाता है और उनको सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो उनको, जिससे कि उनकी फसल का सही लागत मिलती है। तो देखने से तो पता नहीं चलता है कि ये कन्वेंशनल है या ऑर्गेनिक है, इसलिए किसान भाई जब सर्टिफाइड करके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लाते हैं तो उनको बहुत अच्छी लागत मिलती है और उनको स्वयं भी फायदा होता है क्योंकि उसी खेती से उन्हें अपने जीवन के सारे कार्य करने हैं। तो अगर उनको प्रोड्यूस का दुगना दाम मिल गया तो इससे अच्छी क्या बात है किसान के लिए। तो ये अच्छी और देखिए ये भी यहाँ पर चीज़ है कि कई बार किसानों को ये लगता है कि हम जैविक खेती करेंगे तो हमारी जो फसल है उसमें कमी आएगी, लेकिन आप ये तो देखिए कि आपको उसका दाम कितना अधिक मिल रहा है। कई चीज़ों में तो ऐसा है कि आप लगभग डबल उसका दाम मिल रहा है क्योंकि उपभोक्ता आज के दौर में बहुत जागरूक है, उन्हें केमिकल फ्री उत्पाद चाहिए, यानी बिल्कुल जैविक उत्पाद चाहिए तो ताकि उनके स्वास्थ्य पर उस पर किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, केमिकल्स उनके शरीर में ना जाए। इसीलिए आज के दौर में इसकी मांग भी काफ़ी बड़ी है और इसका फ़ायदा हमारे किसान सूझबूझ के साथ उठा सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ रमेश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो नरेश जी, माफ कीजिएगा। नरेश जी बताइए क्या सवाल है आपका?
जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान चलो मैंने अभी मटर की फसल लगा रखी है, तो मटर की फसल हमारी मतलब फरवरी के स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएगी वो सब्जी वाली मटर है, तो उसके बाद मैं लहसुन की खेती अगर करूँ तो क्या हो सकेगी हमारे यहाँ समय उसका मौसम रहेगा? जी नरेश कुमार जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और लगता है कि काफ़ी आप इंटेंसिव खेती करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो लहसुन अपने देश में लगाने की जो प्रथा है वो रबी सीजन में है, और रबी सीजन शुरू होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। तो आप मटर काटने के बाद लहसुन नहीं लगा सकते हैं, लगाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन एज ए वैज्ञानिक हम आपको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और आपको उस तरह से आपको फ़ायदा अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रबी सीजन लहसुन के लिए काफ़ी अनुकूल है। इवन हम आपको खरीफ में भी लगाने की हम संतुष्टि नहीं करते हैं। अगर आपको लगाना है तो उसमें खरबूज लगा सकते हैं, सनफ्लावर भी लगा सकते हैं, और काफ़ी आप वेजिटेबल्स भी लगा सकते हो, और जालौन में काफ़ी ऐसे वेजिटेबल्स होते भी हैं। जी, तो आप सलाह नहीं देंगे जो आप ये करना चाह रहे हैं कि आपने अभी जो फसल है मटर की उसके बाद ये लहसुन की फसल है, तो बेहतर नहीं होगा? क्या किसी तरह की प्रजातियां भी हैं जो लगाई जा सकती है? लेकिन अभी चर्चा कर लिया, लेकिन प्रजातियों के बारे में चर्चा नहीं किया। लहसुन की काफ़ी प्रजातियां हैं मैम, और NHRDF ने लगभग 18 प्रजातियां निकाली है। 18 में से 12 जो प्रजातियां हैं भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न मौसम के लिए संतुष्ट है, अनुमोदित भी हैं। और उसमें से है एग्रीफाउंड पार्वती 1, एग्रीफाउंड पार्वती 2, एग्रीफाउंड 1, 2, 3, और उसका सीरीज है यमुना सफ़ेद 1 से लेकर 9 तक। और पिछली बार एक वैरायटी रिलीज हुई यमुना पर्पल 10 के नाम से हुआ है। तो ये लहसुन की प्रजातियां हैं। और NHRDF ने प्याज की भी काफ़ी प्रजातियां निकाली है, जिसमें से 12 प्रजातियां, 6 प्रजातियां भारत सरकार द्वारा रिकमेंड हो गई हैं। उसकी नाम है एग्रीफाउंड लाइट रेड जो कि रबी के लिए है, एग्रीफाउंड डार्क रेड जो आपको खरीफ के लिए है, और एक और हम लोगों ने वैरायटी निकाला लाइन 883 यह खरीफ के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। उत्पादन भी बहुत अच्छा है, बल्ब भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ये सबसे 75 से 80 दिन में हो जाता है, और ऑल ओवर इंडिया के लिए रिकमेंड है। अभी NHRDF फुरसुंगी हम लोगों ने निकाला है रबी के लिए, और इसका उत्पादन 450 से लगभग 475 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये सब वेराइटियां हैं। और जो भीमा सुपर है, भीमा किरण है, भीमा रेड भी है जो कि DOGR ने निकाला हुआ है, पूसा रेड भी है, पूसा रिद्धि भी है जो कि IRI ने निकाला हुआ है। पंजाब की भी काफ़ी वेराइटियां हैं। तो काफ़ी वेराइटियां डिपेंड करता है, हर वेराइटी हर सीजन में नहीं होती है, हर वातावरण का अनुकूल भी नहीं है जगह के लिए। तो जहाँ पे आप लगाते हैं वहाँ के वैज्ञानिक से बात कर लें, और आशा करूँगा कि हमारे किसान भाई काफ़ी जागृत हैं, अच्छी जगह से बीज लें, क्योंकि बीज में काफ़ी इसका प्रॉब्लम आया। प्लीज़ एक कॉलर है, मैं बीच में रोकना चाहूँगी आपको, उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, जो प्याज है हमारी। जी विजय जी बताइए, प्याज के बारे में जानना चाहते हैं आप? उसमें प्याज में कभी कभी बीज निकलता, फूल निकल जाता है। अच्छा, प्याज में फूल निकल आता है? जी, आपका फूल निकल जाता है। वो जो प्याज आपका है, खरीफ का प्याज है कि रबी का है? ये सर्दी वाला प्याज है जो अभी लगाते हैं। सर्दी वाला प्याज है। इसके तो इसमें फूल निकल जाते हैं बहुत सी। हाँ, फूल निकालना को हम लोग बोल्टर बोलते हैं, जिसमें फूल निकल जाता है उसमें प्याज अच्छा नहीं बनता है। जी राइट। तो उसका जो कारण है, फूल निकलने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है कि आपने नाइट्रोजन अधिक दे रखा है खेतों में, और जो 50-60 दिन के बाद आप नाइट्रोजन देंगे तो उससे बोल्टर बनेगा और डबल भी बनेगा। कभी कभी 2 फालके बन जाते हैं, काटेंगे तो 2-3 भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। दूसरा कारण ये भी है कि मार्च में जब टेम्परेचर हाई होता है, काफ़ी बढ़ जाता है, तो उस कारण के भी उसमें बोल्टर रह जाते हैं और फूल बन जाता है। तो फूल बनने से आपका नुकसान होता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो भी आपने प्रजातियां लिया है वह प्रजाति कहाँ से लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो बल्ब जो बोलते हैं प्याज से वह बीज बना हुआ है। अगर उस प्याज से बीज बना है जिसमें बोल्टर हुआ तो निश्चित ही उसमें बोल्टर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फूल आएगा। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक हेरिडिटी, इस तरह से करके आता है। तो 3-4 कारण हो सकते हैं, लेकिन जो आप अपने लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो पानी समय से दें, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है किसी भी हालत में 50 दिन के बाद प्याज की फसल को बिल्कुल न दें टॉप ड्रेसिंग के रूप में। अगर देना है तो आप उसका स्प्रे करें। जी,
इस तरह से करेंगे राणा साहब तो प्याज बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, तो प्याज और लहसुन पर बहुत सारे सवाल आए। बहुत अच्छा लगा ये कि हमारे किसान इतने जागरूक है। कई किसानों ने जो अभी तक बातें बताई उससे पता चलता है कि वो कितने जागरूक हो चुके हैं और नई नई जानकारियों के लिए अलग अलग मंच वो तलाश रहे हैं। उन्हीं में से एक मंच हमारा भी है। तो इसी तरह से आप हमें कॉल करते रहें। अंत में वंदना जी, क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त करने का समय हो गया है, मैं चाहूँगी कि कम शब्दों में आप बताएं हमारे किसान अपने मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। किसान भाइयों को हम ये सलाह देंगे कि आप अपने खेत की मिट्टी के लिए स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए आप और उपजाऊ मिट्टी को बनाने के लिए आप उसमें उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ खादों का प्रयोग करें। जो सिटी कंपोस्ट है या मैन्योर है या फार्म यार्ड मैन्योर है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें और वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई खाद का इस्तेमाल करें, ना कि आप जो कूड़े का ढेर लगा के रख देते हैं उसको खेत में डालने वाला काम करें। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव है आपके लिए। इसको अगर आप लेके चलेंगे तो आप चाहे जैविक खेती करें या आप रासायनिक खेती करें, दोनों में आपको लाभ ही लाभ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वंदना आपका भी और सर आपका भी। डॉक्टर गुप्ता, आप भी स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने। मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छी पैदावार प्राप्त नहीं होगी। और आज हमने आपको जैविक खेती के बारे में भी बताया है। तो जो आशंकाएं आपके मन में थी जैविक खेती को लेकर, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम देखकर ज़रूर कुछ दूर हुई होंगी। साथ ही हमने लहसुन और प्याज पर भी बात की। बहुत सारे किसानों ने हम तक सवाल पहुँचाए, उनकी फसलों में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, उसका किस तरीके से निदान किया जा सकता है, ये भी हमने जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गुप्ता ने उसमें मदद की। इसी के साथ ही फिलहाल आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारा ईमेल एड्रेस जिससे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप हम तक पहुंच सकते हैं, संपर्क करने का तरीका क्या है। और इसके साथ ही हम आपको कल का विषय भी बता दें। कल का विषय है गाजर बीज उत्पादन कैसे करें, कल का ये विषय है। और इसके अलावा हम आपको कल ये भी बताएंगे कि सब्जियों की संरक्षित खेती आप कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 विषय हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि इनसे जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल है या फिर किसी और विषय के सवाल है तो आप हम तक कैसे पहुँचाएँ। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप ऐड कर सकते हैं। मैसेंजर या वॉल पर अपने सवाल साझा कर सकते हैं। इसके अलावा डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है जिस पर आप कॉल करें। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान हमारा नंबर है 1800। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो ऐसे ही कॉल्स करके हम तक अपने सवाल पहुंचाते हैं। हमारे कॉल सेंटर नंबर जो है उस पर कॉल करते हैं और अपने सवाल हमारे साथ साझा करते हैं। हम ऐसे ही कॉल्स का इंतज़ार करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जा सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।